जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में सेट 4 को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सीरीज चल रहा है आपका 14th जेपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के लिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जा रहा है। और अभी मेरा फोकस जो है से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है, बाकी करंट अफेयर को मैं डिटेल में कवर कराऊंगा। तो इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू जरूर कीजिएगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर कराता हूँ, तो क्लास को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगे। और हाँ ना, क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए भैया। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा भारत में प्रचलित रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था याद है ना, बताइए। जॉन सोर, अलेक्जेंडर डफ, कैप्टन रीड या फिर थॉमस मुनरो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। लेट्स गियर अप। क्लास को ध्यान से देखना है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ पेंटर ऑफ जहांगीर पीरियड। जहांगीर के समय के बोला जा रहा है कि कौन एक चित्रकार नहीं था। मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समद या फिर अब्दुल हसन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद आंसर देखिएगा, ख्वाजा अब्दुल समद जो है से इसका आंसर होगा। ये जहांगीर के टाइम का जो है से चित्रकार नहीं था। ये जो किसके टाइम का था, तो पहले देख लीजिए। ये जो था हुमायूं और अकबर के समय का था। तो आइए डिटेल में देखते हैं। जहांगीर जो कि कौन थे, चौथे जो है मुगल बादशाह थे, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक जो है शासन किए थे। कुछ चित्रकार देखिएगा जहांगीर के पीरियड का, तो कौन कौन से, तो मंसूर, जिसको नादिर अल असर, ठीक है, याद रखिएगा इनका। ये भी बोला जाता है। और इनको जो है से वंडर ऑफ द एज का जो है से टाइटल दिया गया था। रिनाउंड पेंटर थे, याद रखिएगा। और जैसे रिलेटिव डिपिक्शन था, करने मतलब चीज़ों को जीवंत कर देते थे, ऐसा पिक्चर बनाते थे, एनिमल्स का, फ्लावर्स का, बर्ड्स का, ये सब का। अब्दुल हसन को देख लीजिएगा, जिनको नादिर उज जमान भी बोला जाता है। ओंडर ऑफ द टाइम का जो है टाइटल इनको दिया गया था। उसके बाद मनोहर, मुराद, गोवर्धन, ठीक है, और बिशन दास, ये सब कुछ और जो है पेंटर हैं, जो कि हैं आपके जहांगीर के समय के। बाकी यहाँ पे ख्वाजा जो अब्दुल समद है, उनके बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया कि हुमायूं और अकबर के काल के समय ये चित्रकार थे। और ये जो है पर्शियन स्टाइल में पेंट किया करते थे। कुछ नोटेबल वर्क देखिएगा, यानी कि रिनॉन्ड जो वर्क है अब्दुल समद का, वह है हमजोनामा, याद रखिएगा। ये सिर्फ इनका नहीं है, सैयद अली और समद का, समद मतलब यही अब्दुल समद, दोनों का जो है मिला जुला हुआ आपको हजमनामा देखने को मिलेगा। और हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हजमनामा था अकबर के मतलब काल का, उसका चीफ पेंटर कौन थे, तो 2% थे, यहाँ पे लिखा होगा सैयद अली और अब्दुल असमद, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 था। आइए देखते हैं आगे। देखिए, जब मुगल पीरियड आप लोग पढ़ते हैं, तो ये तो टॉप फाइव जो इंपरर्स है, उसका आपको ना टेन्योर और ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया जाता है। उसी तरह से आप लोग जो दिल्ली सल्तनत का देखते हैं, तो उससे भी आपसे जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किसका टाइम पीरियड किससे कब तक था, ऐसे दे दिया जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ बाबर, 1526 से 1530 तक। आपको याद होगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर विजयी हुए और मुगल साम्राज्य की नींव रखा गया भारत में। हुमायूं का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1530 से 40 तक रहा था। और उसके बाद 1555 से 56 तक रहा था। अकबर को देख लीजिएगा, 1556 से 1605 तक रहा था। जहांगीर 1605 से 1627 और शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। और औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि ये जो है 1707 में इनका मृत्यु भी हो गया था। ये वही जहांगीर का टाइम पीरियड याद आ रहा है, जो कि नागवंश के जो राजा थे दुर्जन साल, उसको ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था 12 साल तक, और 6000 रुपया सालाना कर देने के बाद जो है छोड़ा था। याद है, वही जहांगीर है। कुछ और देख लीजिएगा, यहाँ पे वर्क्स है, ऑटोबायोग्राफी और कुछ मेमोइर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मुगल काल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाबरनामा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुझे के बाबरी भी बोलते हैं। और ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर का, तुर्की में। और एक पर्सन है अब्दुल रहीम खाने खाना, नाम तो सुना होगा। तो ये जैसे इसका ना तुझे के बाबरी का पर्सियन में जैसे ट्रांसलेशन किए थे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा, अब देखिए बोला जाता है कि अकबर जो है बहुत पहले नाबालिग थे, तभी जैसे बादशाह बन गए थे 12-13 साल की उम्र में। तो उनको जो है उतना नॉलेज नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ बोला जाता है इनको। तो ये जो है अपना कैसे बायोग्राफी लिख सकते हैं, तो अबुल फजल के द्वारा जो है लिखा गया था। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, और बाबरनामा पूछेगा तो बाबर पढ़े लिखे थे, तो अपने खुद से लिखे थे, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे तुझे के जहांगीर जो है ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोग्राफी किसका होगा, तो जहांगीर खुद लिखे होंगे। ऑटो मतलब सेल्फ होता है। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे
इकबाल नामा है जहांगीरी, ये जैसे बायोग्राफी देखने को मिलेगा मुतमिद खान के द्वारा। उसके बाद पातशाह नामा है, ठीक है, ये जो है शाहजहां के काल का है। अब्दुल हामिद लाहौरी जो है ये इसको लिखे थे, और आपको पता होगा ताजमहल का आर्किटेक्ट जो है यही थे, अब्दुल हामिद लाहौरी। और महाभारत को देख लीजिएगा, इसका भी ट्रांसलेशन किया गया था रज्मनामा के नाम से, ठीक है, फैजी के द्वारा 1582 में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और उपनिषद का भी जो है अनुवाद किया गया था दारा सिकोह के द्वारा। ये सब पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में। अब देख लीजिए मुगल पीरियड्स का, अगर थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ से, बाबर से लेकर जो बहादुर शाह जो जफर थे सेकेंड, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर को जो बोलते हैं, तो लास्ट थे। और 1857 की क्रांति के ड्यूरेशन में यही थे, दिल्ली से थे, आपको इसके उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो टोटल आप लोग देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा इससे, बाकी 5 तो आपको याद होना ही चाहिए। ओके, डिटेल में हो गया, आंसर इसका सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच कांग्रेस सेशन पास द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1931। तब तो भाई डेट दे दिया तो क्वेश्चन इजी हो गया। अगर इन 1931 नहीं बोलता तो क्वेश्चन काफी जो है टफ बन जाता। इलाहाबाद, कराची, मुंबई या फिर गया। तो 1931 में कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है सेशन कराची में हुआ था। कहाँ पे? कराची में। आंसर इसका भी होगा। तो फंडामेंटल राइट पर रिजोल्यूशन जो है यहीं पे पास किया गया था। और कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं सबको मैं यहाँ पे डिटेल में दे दिया हूँ, और ब्रीफली मैं यहाँ पे ना डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए जो पहला सेशन हुआ था वो जिसके WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है, तो 1885 में भी और 92 में जैसे रहे थे। बॉम्बे में और इलाहाबाद में क्रमशः हुआ था सेशन, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे INC के 31 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किया गया था ईओ ह्यूम के द्वारा। इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट हो गया। दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिएगा, 1886 में हुआ, तो यानी कि दूसरे ये जैसे अध्यक्ष रहे थे। 1893 में भी रहे थे। तो क्रमशः कलकत्ता और लाहौर में सेशन हुआ था। तो पूछेगा कि दूसरा सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो कोलकाता में। इससे पहले पारसी जो है प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में याद रखिएगा, 87 में बने मद्रास में। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जॉर्ज जूले अंग्रेज थे ना, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेशन कहाँ पे हुआ था? 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है, जो कि अब प्रयागराज है। तो पहले जो है नॉन इंडियन बने थे, नॉन इंडियन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो याद रखिएगा। नॉन करने का मतलब क्या मतलब है? इंग्लैंड से थे, वही तो बताया आपको। विलियम वेबर बन के बारे में याद रखिएगा, 1889 में रहे, बॉम्बे में। इनको देख लीजिएगा। रहीमतुल्ला जो है सयानी थे, 1896 में, एक कलकत्ता में हुआ। और वंदे मातरम देख लीजिएगा, पहली बार जो है इन्हीं के टाइम, मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में जो है गाया गया था, मतलब अध्यक्षता बोलिए, ये जो सेशन को प्रेसाइड किए थे। और इसी सेशन में जैसे वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये पॉइंट अभी याद रखिएगा, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वंदे मातरम से रिलेटेड, थोड़ा सा याद रखिएगा। और नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे है रोमेश चंद्र दत्त, 1899 में रहे। लगातार नहीं दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो दिया हूँ। लखनऊ में रहा था। और डिमांड फॉर यहाँ पे परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, सिस्टम, ये भी यहाँ डिमांड किया गया था। उसके बाद देख लीजिएगा, दिनसा ई वाका नाम है, 1901 में कलकत्ता में जो हुआ था। और फर्स्ट टाइम जो गांधी जैसे अपीयर हुए थे कांग्रेस सेशन में यहीं पे। नहीं देख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में सेशन हुआ था। और यह जैसे फॉर्मल जो है प्रोक्लेमेशन घोषणा हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा चलाया गया था, जो है विदेशी कपड़ों को हम लोग काफ़ी जलाए थे। दादा भाई नौरोजी तीसरी बार यहाँ पे बने थे, 1906 में, कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे जो है 4 रिजोल्यूशन को लिया गया था, जो कि स्वराज पे था, बाइकआउट मूवमेंट था, स्वदेशी था, और जो है एजुकेशन पर। तो 4 रिजोल्यूशन लिया गया था। क्या क्या रिजोल्यूशन था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है। रास बिहारी घोष के बारे में देख लीजिएगा, 1907 में रहे थे, सूरत में। और कांग्रेस का सूरत स्प्लिट तो आपको याद होगा, उसके लिए फेमस है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस स्प्लिट हो गया था। BN धर 1911 में याद रखिएगा, जिस समय राजधानी ट्रांसफर किया गया था। कहाँ से कहाँ तक किया गया था ये बताइएगा। उसके बाद फर्स्ट रिसाइटल ऑफ जनगण मन पहली बार जैसे यहीं पे गाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के सेशन में। उसके बाद AC मजूमदार 1916 याद रखिएगा, लखनऊ। और लखनऊ पैक्ट जो है साइन किया गया था, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। सॉरी, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ था कि लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। और क्या हुआ था, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है बट गए थे, उनका जो है यूनिटी यहाँ पे देखने को मिला था, उनके बीच में साइन नहीं हुआ था। सॉरी। एनी बेसेंट को हम देख लीजिएगा, 1917 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, महिला, कलकत्ता में सेशन को प्रेसाइड की थी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्या बोला? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू देख लीजिएगा, 1919 में इसको प्रेसाइड किए थे, अमृतसर में सेशन हुआ था। और कांग्रेस जो है एक्सटेंड किया था सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट के लिए। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे C
विजय राघव चरियर, कुछ ऐसा नाम है टेढ़ा मेढ़ा। 1920 में नागपुर में सेशन हुआ था। एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, वो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिए थे। और स्पेशल सेशन भी होता 1920 में, याद रखिए, कलकत्ता में, जो कि प्रेसाइड किए थे लाल लाजपत राय। यहाँ पे शॉर्ट में डाला हुआ है। एक सेशन तो यहाँ पे आपको नागपुर में देखने को मिला, एक सेशन हुआ था स्पेशल सेशन, जो कि हुआ था आपका 1928 में कलकत्ता में, लाल लाजपत राय के द्वारा जो है प्रेसाइड किया गया था। चितरंजन दास देख लीजिएगा, 1922 में गया में सेशन हुआ था। और यहाँ पे स्वराज पार्टी का स्थापना जो है उसके बाद किया गया था। चितरंजन दास याद होगा, मोतीलाल नेहरू। मोहनदास करमचंद गांधी 1924 में, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो है प्रेसाइड किया गया था। ये बेलगाम कर्नाटका में हुआ था और ओनली सेशन था जो कि प्रेसाइड किए थे महात्मा गांधी जी। सरोजिनी नायडू पर हम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1925 में यह कानपुर सेशन को प्रेसाइड की थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या वुमेन तो पहले बात हुआ है, तो बात हुआ था क्या, वहां पे बात हुआ था कि पहली यह महिला थी, क्या थी, पहली महिला थी, और पहली यह भारतीय महिला है, तो अंतर तो हुआ ना जी। तो देख लीजिए इसको ध्यान से। मोतीलाल नेहरू को देख लीजिएगा, 1928 में कलकत्ता में इसको प्रेसाइड की। यह जैसे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का स्थापना वैसे किया गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आता है 1929 के सेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। लाहौर, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज के लिए, और 26 जनवरी को जो है इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया गया था, ये जो है डेट चुना गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1930 बाकी वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिएगा, 1931 में कराची में जैसे ये सेशन हुआ था। ओके, यही क्वेश्चन था शायद। ओके, यही क्वेश्चन था, कराची था, बता दिया था पहले आपको। अब देख लीजिए कराची के बारे में। गांधी जी जैसे नॉमिनेटेड किए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए। सॉरी, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे जैसे बोला जा रहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये जैसे रिप्रेजेंट करने वाले थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ये बात किया जा रहा है। और रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट भी पास किया गया था, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसके लिए भी रिजोल्यूशन पास किया गया था। तो फंडामेंटल राइट्स पे भी था। फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज नहीं है, एग्जाम में कंफ्यूज कराएगा तो कंफ्यूज नहीं होने का, राइट्स का, ठीक है। और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए ही अभी रिजोल्यूशन पास किया गया था। और यहीं पे जो है से बोलिए गांधी जी को नोमिनेट किया गया था कि वह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वह पे जाए, ठीक है। बाकी इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये महात्मा गांधी जो है से 1931 तीन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1931 का, जिसमें वह पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी। राजेंद्र प्रसाद जी के देख लीजिएगा 1934 में, ठीक है, बॉम्बे में सेशन हुआ था तो उसको प्रेसाइड किए थे। सुभाष चंद्र बोस से लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 1938 हरिपुरा सेशन, ठीक है, इसको प्रेसाइड किए थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। बाकी राजेंद्र प्रसाद देख लीजिएगा 1931 त्रिपुरी सेशन को यह प्रेसाइड किए थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जैसे री इलेक्ट किए जाने वाले थे, परंतु वह रिजाइन कर दिए थे। और बोस को जो है से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे इसी सेशन के बाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में याद रखिएगा, 1940 का यह सेशन है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। रामगढ़ में हुआ था, और सिविल डिसओबियडेंस जो मूवमेंट था वो जो से लॉन्च यहीं से किया गया था। उसके बाद ये 40 से लेकर 46 तक रहे थे ना, इनके बारे में याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये रामगढ़ झारखंड में हुआ था ना, याद रखिएगा, दामन नदी के किनारे। बाकी जेबी कृपलानी है, वो 1946 से जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल गया तब तक प्रेसिडेंट रहे थे, और लास्ट जो है से सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले। तो इतना ही आपको मिली रूप से पढ़ना रहता है। आज़ादी के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उतना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। करंट अफेयर में जो न्यूज़ में रहता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, बट इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। PDF रख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप लोग उसके लिए उतना टेंशन मत लिया कीजिए। वीडियोज़ में होता है कि मैं जब PPT बनाता हूँ थोड़ा बहुत पॉइंट मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसको मैं PDF में आपको सही करके प्रोवाइड करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग सेड द रैयतवाड़ी इज अ सिस्टम व्हिच हैज़ ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया। तो रैयतवाड़ी बोला जा रहा था कि ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा से भारत में प्रचलित रही है। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो पहले मैं पढ़ चुका हूँ, बार बार नहीं पढ़ूंगा। तो ये बोला गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। तो थॉमस मुनरो भाई कौन थे, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कहाँ गया, यहाँ पे है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम देख लीजिएगा, लॉन्च किया गया था 1820s में। एरिया कहाँ पे था, तो मद्रास और बॉम्बे जो है प्रेसिडेंसी में इसको लॉन्च किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था, और यही बोले थे कि रैयतवाड़ी ऐसी व्यवस्था है जो कि हम भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। ये ऐसा जो है क्यों बोले थे समझिएगा। यहाँ पे लैंड जो रिवेन्यू था और जो ऑक्यूपेंसी था, जमीन का जो राइट वगैरह होता है, वो सब जो है डायरेक्ट जैसे रही जो भूमि पर खेती करता है डायरेक्ट जो है उसी को जो है मालिक बना दिया गया था। उन लोग को डायरेक्ट जो है टैक्स पे करना था 45% से लेकर 55% तक। तो यहाँ
पे जो बीच में जमींदार होते हैं तो उनको जो है उनका कॉन्सेप्ट जो है हटा दिया गया था। डायरेक्ट जो है रैयत से ही कनेक्शन किया जा रहा था कि डायरेक्ट जो है आप लोग को ही टैक्स पे करना है। तो पहले होता क्या था ना कि जमींदार लोग ज़्यादा टैक्स लिए, फिर वहाँ पे कम दिए, तो ये जो है रैयत को काफ़ी ज़्यादा सताया जाता था। तो ये थोड़ा सा बेहतर उसे बोल सकते हैं। ओके, ऐसे तो टैक्स पर किसी के लिए बेहतर नहीं है, आप लोग मूवी में देखते होंगे कि टैक्स किसी के लिए सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर इसको मान सकते हैं जो जमींदारी सिस्टम था। तो उसके बाद ये बोले थे कि जमींदारी सिस्टम से तो ये अच्छा है, ऐसे रैयत वाली सिस्टम है, ये तो हमेशा से भारत में रहा ही है, लगान देना ही पड़ता है सबको। तो ये बोले थे थॉमस मुनरो। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो थॉमस मुनरो थे वो जैसे इंप्लीमेंट किए थे रैयत वाले सिस्टम को इंडिया में, और एक बार बोले थे यही जो मैं बोला, हाँ, कि जमींदारी सिस्टम से बेहतर है। ठीक है, कि अगर इसको कंटिन्यू करना है और एक्सपेंड करना है तो ये बेहतर है जमींदारी सिस्टम से। तो अब डिटेल में देख लीजिए कि जो परमानेंट सेटलमेंट था या जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं वो क्या था। तो 1873 में लॉन्च किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया गया था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी याद रखिएगा, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आपको लोग पढ़े होंगे 12 में 36 में सब अलग हुए थे, अलग अलग देख लीजिएगा जाकर। तो इसका पर्पस क्या था कि जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कंपनी से, जमींदार से, और जो है इंकरेज किया जाता था कि जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में। लेकिन इसमें बाद में देखिएगा जो कल्टीवेटर्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा जैसे शोषण होने लगा था, क्योंकि जमींदार को टैक्स देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जैसे इन लोग को ज़्यादा परेशान करते थे कल्टीवेटर को, हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, चाहे तुम जहाँ से लाओ। मूवी आप लोग देखे होंगे, बस 4 बड़ा अनाज इतना से क्या होगा, मुझे 20 बड़ा चाहिए तो चाहिए। तो वही कुछ कहानी था, रैयत का काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से होता था इस सिस्टम के तहत। तो रैयत वाले सिस्टम में जो है थोड़ा सा इसमें रिलीफ इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक महलवाड़ी सिस्टम भी जो है से होता है। देखिए, महलवाड़ी सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि महल आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे ना पहले विलेज यूनिट समझिए कि यहाँ पे विलेज यूनिट है, एक विलेज है, 2 विलेज है, तीसरा विलेज है। तो बहुत सारा विलेज को मिलाकर एक बड़ा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको जैसे महल बोला जाता है, जो कि ये सब जो 3 विलेज को मिलाकर एक महल बना दिए। तो महल कुछ ऐसा नहीं है, महल अगर कोई बड़ा विलेज है तो इसको एक महल में भी जो है काउंट कर सकते हैं, नहीं तो एक या एक से अधिक जो विलेज मिलते थे तब जाकर महल का निर्माण होता था। अब इस कॉन्सेप्ट पे आइए कि महलवाड़ी सिस्टम क्या था। तो 1822 में इसको लॉन्च किया गया था। यह नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में देखने को मिलेगा, पंजाब, गंगटिक वैली और सेंट्रल इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। होल्ट्समैन मैकेंजी पर्सन थे, उनके द्वारा जैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अंग्रेज जैसे रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वह जो है टोटल प्रोड्यूस पर किया जाता था महल पर, रेदर देन द इंडिविजुअल होल्डिंग्स। करने मतलब कि विलेज का कोई पर्सन, विलेज में तो पर्सन रहेंगे, आदमी रहेंगे, इस विलेज में कोई आदमी होगा, इस विलेज में कोई आदमी होगा। तो यहाँ पे जो टैक्स महलवाड़ी सिस्टम लिया जाता है वो पर्सन से डायरेक्ट न लिया जाकर या टोटल जो यहाँ पे कलेक्ट होता था टोटल विलेज से, उसे जो है टैक्स यहाँ से लिया जाता था। तो इसको भी बोल सकते हैं कुछ अच्छा था जमींदारी सिस्टम थे। क्लियर है। तो इसमें पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हो सकता है किसी पर्सन के पास ना कम हुआ हो, 5 kg इसके पास अनाज हुआ हो, और मान लेते हैं कि महल का जो है फिक्स किया गया था कि 20 kg देना है, इसके पास कैपेसिटी था 5 kg, लेकिन टोटल ये सब के पास ज़्यादा हो गया, सबके पास ज़्यादा हो गया, तो कोई कम दिया कोई ज़्यादा दिया, तो टोटल ये लोग 20 kg जो है एवरेज मिलाकर जो है इसको प्रोवाइड करा दिया। तो ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सही था जमींदारी सिस्टम थे से। तो डिटेल में हो चुका है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सेटलमेंट सिस्टम है और महलवाड़ी सिस्टम है। तो इसके बारे में अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आंसर तो हो चुका था ना, थॉमस मुनरो। पर्सन को भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। विथ विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड विथ, यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन या फिर इंडियन ओपिनियन? क्या इसका आंसर होगा? देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका इंडियन मिरर। आंसर इसका बी होगा। देखिए, इंडियन मिरर जो है एक न्यूज़पेपर था इंग्लिश में, जो कि मोतीलाल मोहनलाल घोष के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था इंडियन मिरर। ओके, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1861 में। बाकी भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था ये बताइएगा। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन था? हिंदी भाषा का जो है पहला न्यूज़पेपर कौन था? क्वेश्चन आपसे बनता है, बताइएगा। बंगाल से शुरू हुआ था, इतना तो आपको पता होगा, याद कीजिए, पढ़े तो होंगे। इंडियन मिरर इसका आंसर हो गया, बाकी सब गांधी जी का था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नहीं पहले तो बुक्स देखेंगे भाई, बुक्स और जर्नल देख लीजिएगा या फिर न्यूज़पेपर महात्मा गांधी के से रिलेटेड। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है, किसका? महात्मा गांधी जी का। और इसका भी 2026 में 100 साल पूरा हुआ था। ठीक है, बोला जाता है, बहुत लोग के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि ये बुक मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस बुक को तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। देखता हूँ इसमें क्या है, तो इस बुक को भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। 100 साल 2026 में पूरा हुआ है जिसमें लिखा गया था। तो इस पर याद रखिए, क्वेश्चन इससे बन सकता है, किसके द्वारा है। हिंद स्वराज 1909 का है, गुजराती में इसको प्रकाशित किया गया था। इंडियन ओपिनियन 1903 का है, वीकली पेपर है ना, साउथ अफ्रीका से इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद नवजीवन है, ये वीकली पेपर था, गुजराती में प्रकाशित हुआ था 1919 में। यंग इंडिया 1919 से 31 तक यह चला था ना, ये भी वीकली जर्नल था, इंग्लिश में प्रकाशित होता था। हरिजन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 1933 का है, वीकली जर्नल था जो कि हिंदी में था। और हरिजन सेवक देख लीजिएगा, ये गुजराती में है, और हरिजन बंधु इंग्लिश में है।
सॉरी सॉरी, कुछ और चीज़ लिख के रखा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो हरिजन था वीकली जर्नल, ये जो ऐसे हिंदी में जो प्रकाशित होता था वह हरिजन सेवा के नाम से होता था। ये चीज डाला गया था अभी, ठीक है, मैं कुछ कुछ लिख के रखता हूँ, बाद में मैं खुद ही भूल जाता हूँ गजनी वाला का हाल हो गया। उसका गुजराती में जो प्रकाशित होता हरिजन, उसका नाम हरिजन बंधु रखा गया था, और जो इंग्लिश में था तो वह इंग्लिश में था ही, हरिजन के नाम से ही होता था। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बुक है 1931 का। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भी बुक है 1947 का। की टू हेल्थ ये भी बुक है इनका 1948 का। अब देखिए कुछ नए एग्जाम ट्रेप आपको डाल सकता है कि जो यंग इंडिया 1916 का था, ये बुक भी है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। यंग इंडिया यहाँ पे न्यूज़पेपर भी था, वीकली जर्नल था, और मैगजीन बोल सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे एक बुक था जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें और इसमें जैसे एग्जामिनर आपको फंसाए। इंडियन मिरर बता दिया। अब देखिए महात्मा गांधी के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। लियो टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना यहाँ पे साउथ अफ्रीका में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1910 में। यह पता होगा 9 जनवरी 1915 को लौटकर दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और उसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे। चंपारण मूवमेंट को लीड किए थे, पहले सक्सेसफुल मूवमेंट था इनके द्वारा, याद रखिएगा 1917 का। उसके बाद खेड़ा मूवमेंट को लीड किया 1918, 1919 का खिलाफत नॉन कोऑपरेशन 1920, और चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922, उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है एंड कर दिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि भाई इसका नाम नॉन कोऑपरेशन रखे हैं और आप लोग जैसे पुलिस थाना में जो है आग लगा दे रहे हैं, तो कैसे होगा भाई। आईएनसी के प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था 1924-25 के लिए रहे थे। सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, साल्ट मार्च इसको नाम से आप लोग जानते हैं, दांडी मार्च। गांधी इम्पैक्ट 1931 में हुआ था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे। अगस्त मूवमेंट चला गया था 8 से 9 अगस्त 1942 तक। अब इसके लिए रिजोल्यूशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में। ओके, अगस्त मूवमेंट को क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं ना। और अरेस्ट करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, बताइएगा। अब देख लीजिए कुछ अन्य पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। अमृत बाजार पत्रिका, इस समय ऑलरेडी जो है से बना बनाया पीपीटी था, तो वहीं से कॉपी पेस्ट में कर दिया हूँ, ठीक है। तो हिंदी में भी कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आई होप। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा जिसको शुरू किया गया था 1868 में। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। नील किसान और जमींदारों की आलोचना किया गया था, ठीक है। लॉर्ड न्यूटन ने बंद किया था इसको। और युगांतर पत्रिका जो है से वारिंदर कुमार घोष के द्वारा 1906 में शुरू किया गया था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र साप्ताहिक था, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1819 में शुरू किया गया था। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये मैं पहले ना कहीं पे पढ़ा चुका हूँ, और इसको अगर कोई अगर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का जीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया तो आपका जो है आंसर हो जाता। ये इंडियन में एक समाचार पत्र था, वो देवेंद्रनाथ टैगोर। और देखिए मैं कभी भी कोई चीज़ देता हूँ तो मैं इसका ना दे देता हूँ कि ये समाचार पत्र है या फिर बुक है। कहीं भी मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, ओके, तो सब जगह मेंशन में बाकायदा कर दिया हूँ कि ये बुक है कि न्यूज़पेपर है, क्योंकि महात्मा गांधी का 3 आपको बुक दे देगा, और एक जो है आपका जो मैगजीन था न्यूज़पेपर था वो दे देगा, और बोलेगा कि कौन जो है बुक नहीं है, सॉरी कौन जो है, हाँ वैसे बोलेगा कौन जो है बुक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। छोटे छोटे एग्जाम के लिए तो उतना टेंशन नहीं है, बस पीसीएस और यूपीएससी दे रहे हैं तो भाई तो करना पड़ेगा भाई, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन था, एक सुधारक समाचार पत्र था, जीजी अगरकर के द्वारा शुरू किया गया था। रस्त गफ्तर समाचार पत्र था, दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया था 1870s में। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया गया था 1912 में। अब देखिए अभी इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, और यूट्यूब का कम्युनिटी टैब होता है वहाँ पे भी डाल दिया था, तो आप लोगों ने आई होप कि देख लिया होगा। तो जो वंदे मातरम जो गीत है क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है हमारा। और राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है, ठीक है। ऐसा बोलिएगा ना तो चटाक से लगेगा पीछे से, ओके। राष्ट्रीय गीत को गाने का वह समय नहीं था, वह राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसको गाने का समय 52 सेकंड रखा गया है। इसके गाने का समय 52 सेकंड नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आएगा तो टिक मार के मत चलाइएगा, नहीं तो फिर पीटे जाइएगा। तिथि जो है 7 नवंबर 1875 है, याद रखिएगा। उस दिन जो है इसको कंपोज किया गया था। तो अभी इसका 150 साल पूरा है। बिरसा मुंडा जी का भी 150 साल पूरा हुआ है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी 150 साल पूरा हुआ है। तो उनके लाइफ से रिलेटेड सारा इवेंट्स और जो अचीवमेंट है सब चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका एग्जाम में श्योर शॉर्ट बनने वाला है। और जो गीत आप देख रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, वो जैसे 1882 में आनंद मठ में इंक्लूड किया गया था, जो कि नील विद्रोह पर आधारित था। नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 में और 60 में। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। सब मैं डाल दिया हूँ, रिवीजन कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, तो उसका हिस्सा है, क्लियर। वंदे मातरम देखिए सर्वप्रथम 1882 में एक पत्रिका है वंग दर्शन पत्रिका, उसमें जैसे छपा था। अब वंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। अब ये पत्रिका मंथली था, क्या था, मंथली। पूछ देगा कि वीकली था, क्या था, कि डेली आता था, क्या आता था, मंथली था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बनता है।
इसका पब्लिकेशन किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। वंदे मातरम के इतिहास एक पुस्तक भी है, तो पूछेगा कि वंदे मातरम के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ मुखर्जी, टिक लगाकर आ जाना है, ठीक है, गोला कर देना है उस पर। वंदे मातरम पहली बार 1896 में तो हो चुका है, पहली बार गाया गया था 1896 में, सामूहिक रूप से गाया गया था, ओके, क्योंकि उस सेशन में एक आदमी थोड़ी होंगे। तो आई होप कि डिटेल में हो चुका है, आत्मा तृप्त हो गया होगा देखकर इतना सारा। काफ़ी सारा टाइम लगता है भाई, तो आप लोग थोड़ा बहुत फीडबैक दे दीजिएगा, शेयर भी थोड़ा करते चलिएगा। आगे देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड, चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो। आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था यह लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या किया, आंसर इसका डी होगा भाई, यहाँ पे सी क्यों लिखा हुआ है, डी होगा, मिंटो के बीच में हुआ था। देखिए ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर था इसके यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हुआ था 25 अप्रैल 1809 को। महाराजा रंजीत सिंह और जो चार्ल्स टी मैकफेन थे और ये लॉर्ड मिंटो के रिप्रेजेंटेटिव थे। क्वेश्चन यहाँ भी इससे भी बाकायदा बन चुका है, जो मैं डाला हूँ ऐसे नहीं डाला हूँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना हुआ है। जो चीज़ हाईलाइटेड पार्ट होता है उसको काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाईलाइटेड नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है, बट उस पर आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो चार्ल्स टी मैकेफे थे उनके वो रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, तो लॉर्ड मिंटो के। तो डायरेक्ट साइन नहीं किया गया था, आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से। पुरंदर के संधि बता ही दीजिए कौन किए थे, तो लॉर्ड मिंटो का रिप्रेजेंटेटिव थे ये, ठीक है, मैटकेफे। ये ट्रीटी पीस का था, फ्रेंडशिप का, जो कि जो सतलज रिवर था वो बाउंड्री था ब्रिटिश और रंजीत सिंह के बीच में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक बार का 1846 का भी, इसको भी देख लीजिएगा, 16 मार्च 1846 का है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो राजा गुलाब सिंह डोगरा थे उनके बीच में हुआ था। ये ट्रीटी था जो कि डोगरा रूल को जो है कश्मीर में लागू किया था, मतलब उनका रूल शुरू हुआ था। कुछ और चीज़ रिलेटेड है, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार 1845 से 46 में हुआ, ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत जो है हुआ था, उसका एंड हुआ था। और किसके बीच में हुआ था ये पूछेगा, तो महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कुछ गवर्नर जनरल देख लीजिएगा जो ऑप्शंस में थे, सारे को क्लियर करता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहे थे। ये जैसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोले जाते हैं इंडिया में, और थर्ड एंग्लो मैसूर वार इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि बोली 1782 में इन्हीं के टाइम में हुआ था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में पता होगा आपको 1799 वाला, उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। तो ये सब याद रखिएगा। कुछ लॉर्ड डलहौजी देख लीजिएगा 1848 से 56 थे। और सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है लॉर्ड डलहौजी, तो रेलवे के लिए है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए है, वुड डिस्पैच के लिए फेमस है, और विडो रिमैरेज एक्ट के लिए। तो यहाँ पर सारा जो है लिखा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो पहला स्टेट था जिसको एनेक्स किया गया था उसका नाम था सतारा था, और लास्ट था से अवध था। चलिए आंसर ही हो गया, कुछ क्वेश्चन पूछना था। लॉर्ड हेस्टिंग को देख लीजिएगा 1813 से 23 के बीच में ये रहे थे। एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 16। थर्ड एंग्लो मराठा वार भी हुआ इन्हीं के टाइम में 1817 से 18 में के बीच में। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 के बीच में रहे थे। तो टाइम थोड़ा सा ना आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो थे 1807 से 13 तक, ओके। और 1909 में जैसे पूछा गया था, क्वेश्चन में नहीं था ना, क्वेश्चन अगर 1900 मान लेते हैं, क्वेश्चन 1909 रहता, बाकी सारी चीज़ आपको पता नहीं था, सिर्फ टेन्योर पता था रहता कि हाँ लॉर्ड मिंटो का टाइम टेन्योर ये था, तो भी आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन इस तरह से कनेक्ट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि नॉलेज जैसे पावर होता है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगा, बस चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्हीं के टाइम में हुआ। चार्टर्ड एक्ट जो 1813 था वो लॉर्ड मिंटो के काल में ही आया था। संगोली ट्रीटी के बारे में आप लोग पढ़े हैं, संगोली ट्रीटी बताइएगा जरा कुछ, क्या है वो। देखिए लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर ना आज इंक्लूड करना था, बट इस बार जो ए वीक था उन्हें काफ़ी जो है डिसेबल था, काफ़ी सारा काम था यहाँ पे, ठीक है, ऑफिस को भी लेके घर में भी, तो उसको मैं इंक्लूड मैं नहीं कर पाया हूँ। आगे जो है इस लेक्चर का भी और प्रीवियस लेक्चर का भी जितने क्वेश्चन है सबको एक बार में प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप लोग कर नहीं रहे भाई, कीजिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर। आप लोग क्या करते हैं, Which of the following books has not been written by Dr. Ambedkar? Thought on Pakistan, Annihilation of Caste, The Problem of Rufus and its Solution, और Servants of India। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो बुक है वो इनके द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी सारा जो है बुक जो है इनके द्वारा है।
ये जो आप बुक देख रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, वो जैसे आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं बी आर अम्बेडकर के बुक पर। तो थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 का है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है 1936 का, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, नहीं ध्यान रखिएगा। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 का है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स का बुक है दास कैपिटल 1862 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा दास कैपिटल। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया भी बुक है इन्हीं के द्वारा। द अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल, कौन थे भाई और कैसे अनटचेबल हो गए, तो हम लोग बना दिए भाई अनटचेबल, उसको दूसरे को जोड़ी बनाया है। हु वेयर द शूद्र कौन थे भाई शूद्र बताइए। द बुद्धा एंड हिज धर्म, ये भी बुक है। और कुछ मैगजीन्स है जो कि मूक नायक है 1920 का, और विकसित भारत है 1927 का, जो कि इनके द्वारा लिखा गया था या फिर पब्लिश कराया गया था। क्लियर है। आर के लक्ष्मण को देख लीजिए कि कार्टूनिस्ट हैं। और ये जो है से एक तो बुक बता दिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 2002 का। ब्रशिंग ऑफ द ईयर्स, ये भी बुक है। और कार्टूनिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द टनल ऑफ टाइम, ये जो है ऑटोबायोग्राफी 1948 में प्रकाशित हुआ था। द टनल ऑफ टाइम याद रखिएगा आर के लक्ष्मण का है। द वेरी बेस्ट ऑफ कॉमन मैन, और एग्जाम अब हो चुका है। अब देखिए एग्जाम में क्या फंसाता है कि एक तो है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये जो है फाउंड किया गया था, ये सोसाइटी था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक तो इनका बुक है और एक सोसाइटी है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में अगर फंसाए तो फंसने का नहीं, जीके गोखले के द्वारा बुक है, जीके गोखले के द्वारा सोसाइटी है, और आर के लक्ष्मण का यह बुक है। लेकिन नाम में भी अंतर है, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ठीक है, और यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है बुक। अब देखिए जो आर के लक्ष्मण है वो आर के नारायण के भैया हैं। कहाँ है आर के नारायण के भाई बड़ा है छोटा है मुझे आइडिया नहीं है, बट भाई है दोनों। और आर के नारायण का बुक आप लोग पढ़े होंगे, गाइड, मालगुड़ी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, ये सब कुछ बुक्स है, याद रखिएगा। यहाँ पे डाल दिया हूँ कि कौन किसका भाई था। आई होप कि क्लियर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता होंगे कौन है, तो भारत के पहले जो है से कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे। और संविधान में जो अनुच्छेद 32 है उसको क्या बोले हैं, संविधान का हृदय और आत्मा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यही थे, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा है, चलिए Which of the following statements are true? कौन सा स्टेटमेंट सही है कर्क रेखा के बारे में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हाफ्स, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है लगभग। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री इनटू 2 हाफ्स, यानी कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसको 2 भाग में बांटता है। मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट जो एक्सपेंशन है, जो पूर्व से पश्चिम तक जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है इसका, वो जैसे लाइन ऑफ कैंसर के एलोंग जैसे देखने को मिलता है। लाइन ज्वाइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या क्या जो है से इसका सही है, सही कथन पूछा गया है ना। तो देखिए एक तो सही बात है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो है से भारत के बीचों बीच से पास करता है। ओके, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जैसे ही पहला स्टेटमेंट जो है से सही है ना पहला, और भी तो सही हो सकता है, आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री इनटू 2 हाफ। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इंडियन जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 2 हाउस में यह नहीं डिवाइड करता है, ठीक है, ये जो है गलत चीज़ है। और जो मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इंडिया का, वो जैसे ओ भी लाइन ऑफ कैंसर कई लोग जो है लाइन नहीं करता है। लेकिन हाँ ये जो है पॉइंट सही है चौथा, कि जो लाइन ज्वाइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट, जो कि आपको आगे डिटेल में करूँगा, जो सबसे पूर्वी जो है बिंदु है भारत का और सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसको जैसे नॉर्थ में पड़ता है लाइन ऑफ कैंसर के। तो फर्स्ट और जो है 4 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी आई ना अभी डिटेल में देख लेते हैं, घबराना नहीं है भाई, क्लियर करके जाऊँगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू यही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड करता है। ये देखिए यह है कर्क रेखा, इसको किस नाम से आप लोग जानते हैं, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा, उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 के 8 नाम आपको याद होना चाहिए, कोई भी 4 दे देगा और बोल देगा कि कौन से कर्क रेखा से पास नहीं करती है। बाकी झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा पास करती है, जरा ये आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। स्टेटमेंट 2 फॉल्स है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड नहीं करता है इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री को, जो कि 15,200 किलोमीटर का बाउंड्री है, तो उसको वह डिवाइड नहीं करता है इनटू 2 हाउस में, कहने मतलब इसका बाउंड्री है, ठीक है। तो इधर जितना किलोमीटर होगा उतना इधर किलोमीटर जो है दोनों बराबर नहीं आता है। लास्ट क्लास में 15,100 किलोमीटर में बोला था, लेकिन 15,200 किलोमीटर के आसपास आप लोग याद रखिएगा, वो भी मैं अप्रोक्सीमेट जो है इसमें बोल दिया था ना। तो 15,200 किलोमीटर के आसपास हमारा बाउंड्री है, तो उसको 2 हाफ में इसको डिवाइड नहीं करता है, ये बोला गया है। स्टेटमेंट 3 फॉल्स इसीलिए हो गया कि जो मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन इंडिया का देखने को मिलेगा
वो जैसे नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। नोट द लाइन ऑफ कैंसर, यहाँ पे नहीं एक्सपेंशन है, या नॉर्दर्न पार्ट में जैसे ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है इंडिया का। तो स्टेटमेंट 3 जो है से फॉल्स था। स्टेटमेंट 4 जो है से यहाँ पे ट्रू था, क्योंकि बोला गया था कि जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि आपका किबीथू, ठीक है, प्लेस है, और एक आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न मोस्ट प्लेस है गुवाहाटी। तो 2 प्लेस है, तो ये आपको तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा किबीथू, और ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ओके, जी से है तो ए जो है से सही है। दोनों जो पॉइंट जो मीट करता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है से उत्तर में ही रहता है, इसलिए जो है से स्टेटमेंट यह जो है से सही था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका होगा आपको। स्टेटमेंट बाकी गलत क्यों हुए मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आगे देख लीजिएगा, भारत के कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो वह है गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड भी है आपका, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो 8 के 8 नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिलेटेड कुछ और भी जो है से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पूछिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैक्सिमम लेंथ जो है से किस स्टेट में है, तो वो जो है से मध्य प्रदेश में है। ओके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। मिनिमम लेंथ कहाँ पे है, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान देखने को मिलेगा। 8 स्टेट्स हो गया। नियरेस्ट सिटी यहाँ पे बोला गया त्रिपुरा का उदयपुर है। और एक जैसे माही रिवर का बोला जाता है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र रिवर है, क्लियर, माही रिवर। इसके बारे में देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो जो आपको लंबा लंबा लाइन दिखता है ना, उसको जो है लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड इस तरह, और जो लेटा हुआ लाइन उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ऐसे समझाने के लिए बताया हूँ, इस तरह से ग्रिड बनता है। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखा, और इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है, ऊपर जो होता है उसको देशांतर बोलते हैं। तो ये अक्षांश रेखा हो जाता है और ये जो है देशांतर रेखा हो जाता है। जैसे देशांतर रेखा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ डाल दिया हूँ। लाइन ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 जो है नॉर्थ लैटिट्यूड है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 ये साउथ में। उसके बाद आर्कटिक सर्कल हो जाता है, नॉर्थ में जाएगा तो 66.5 और 66.5 जो है इधर जाइएगा साउथ में, तो हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल। ये साउथ पोल आपका साउथ पोल है, आपको नॉर्थ पोल देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, चलिए इसको देख लीजिए। ओके, ये लाइन से ही आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। ये बोला गया है कि 30 डिग्री के अराउंड जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भारत का है। यानी कि बोला गया है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। डिटेल में समझाऊंगा अभी। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर। बोला जा रहा है कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय के अंतर होता है वह 2 घंटा 2.5 घंटा होता है। और नेक्स्ट बोला गया है कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, ये वजह से स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसके बारे में याद रखिएगा। और टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड जो मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। यानी कि जो टाइम यहाँ का है 82.5 डिग्री जो ईस्ट बोला गया है, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड दिया गया है, तो वहाँ का टाइम है वो भारत के लिए स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। देखिए ना, मुझे ना बाकी 2 स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि जो है भारत का जो मानक समय है वह जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपको मिर्ज़ापुर के साइड से लिया गया है, जो कि 82.3 डिग्री ईस्ट है। इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिया गया है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन यही था और यहीं से भारत का समय लिया गया है। तो जैसे ही आपको पता चला कि 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, लेकिन 2 पता आपको नहीं था, और 2 पता आपको नहीं था, आपने इसको पढ़ा, आपको पता लगेगा ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपने छोड़कर चलाया। जबकि 2 स्टेटमेंट आपको अगर थोड़ा बहुत सीरियस होंगे तो 2 तो पता ही होगा। तो जैसे ही 2 पता था, बाकी ऑप्शन को देख लीजिए, 2 ट्रू वाला ऑप्शन आपका एक ही है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे जैसे एग्जाम में आपको जो है एग्जाम का लूप होल देख लीजिए, क्वेश्चन में जो लूप होल है उसको पकड़िए और जो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट मुझे पता नहीं था, फिर भी इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकता हूं। तो एग्जाम में क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बाकी बात बिल्कुल सही है। जो 82.5 डिग्री ईस्ट
तो लॉन्गिट्यूड है वो जो है प्राइम स्टैंडर्ड मेंटेन देखने को मिलेगा भारत के लिए, और वहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। बाकी आइए डिटेल में आपको बताते हैं सब चीज़ क्या दिया हुआ है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो कि देखिएगा, अगर देखिएगा तो जो लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखा का विस्तार है भारत में, वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपको नॉर्थ से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिलेगा वह 86 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देखने को मिलेगा मेनलैंड इंडिया का। और दोनों दोनों जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 30 डिग्री का डिस्टेंस इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड करने का मतलब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए ना भाई, सब्ट्रैक्ट करके इसको देखिए, ये भी जो है 30 डिग्री के आसपास आएगा और ये भी जो है आपका 30 डिग्री के आसपास आएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपलीफाई वे में समझे तो। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 2 फॉल्स क्यों हुआ। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत था, मतलब ये स्टेटमेंट सही था, वहाँ पे 2.5 लिख दिया गया था। ओके, इसीलिए गलत था। आप समझिएगा, जब मैं यहाँ पे बता दिया जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है भारत का वो कितना है, लगभग 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और 1 डिग्री जो है अक्षांश पर आप लोग बढ़ते हैं, अक्षांश पर बढ़ते हैं, देशांतर पर सॉरी, तो 1 डिग्री अगर देशांतर बढ़ते हैं तो 4 मिनट का जो है आपको लैग देखने को मिलता है। तो 4 मिनट अगर ऐड कीजिएगा 1 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है 30 गुना 4, तो 30 गुना 4 कीजिएगा तो 120 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 मिनट। तो 120 यानी कि 2 घंटा हुआ, तो 2 घंटा का टाइम लैग देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, 2.5 घंटे का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट यह गलत था। ये लिखा गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है वह 30 डिग्री है और 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 4 मिनट बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्चुअल टाइम डिफरेंस जो है 2 घंटे का होगा। और ये तो मैं बता दिया हूँ स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है का ही टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है इंडिया के लिए, जो कि कितना आता है 5:30 है ना ग्रीनविच से, तो इतना जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 5.5 घंटा आ गया है ग्रीनविच मेरिडियन से, ग्रीनविच टाइम से बोलिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देख लीजिएगा यहीं से सब सारा चीज़ दिया हुआ था। टोटल आपको 24 यहाँ पे लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूड्स ओके ना, अर्थ पे टोटल 180 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, समझ में अगर नहीं आया होगा तो। बाकी तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश। देखिए लास्ट ही क्लास में जो है बांग्लादेश रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आज मैं डिटेल में इंडिया का जितना भी मेनलैंड बाउंड्री है उसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा साथों के साथों। आज के बाद क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, क्वेश्चन थोड़ा सा एरर, आगे बताता हूँ कि क्यों एरर है। क्योंकि नहीं, त्रिपुरा यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से होकर गुजरता है, और दोनों जो है क्वेश्चन का ऑप्शन में था, हिंदी में दोनों देखा था, कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यही था। तो त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से होकर गुजरता है, तो आंसर इसका तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन इसको मैं ठीक कर दूंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपके पास रहेगा ही। तो देख लीजिएगा जो बाउंड्री का लेंथ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया हूँ। यहाँ पे बॉर्डर स्टेट्स देख लीजिएगा, या फिर यूटीज, बॉर्डर का नाम क्या क्या है, या फिर पीस ट्रीटी कभी हुआ था वो भी डाल दिया गया है, और लेंथ उसका भी दे दिया हूँ। बांग्ला देख लीजिएगा, ये जो है भारत का जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री है किसी नाइबरिंग कंट्री के साथ, और वर्ल्ड में देखिएगा जो इंडिया जो बांग्लादेश बाउंड्री है वो 5th ग्लोबल है, सॉरी 5th लार्जेस्ट है ग्लोबली। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। रेड क्लिफ लाइन देखने को मिलेगा, 4096 किलोमीटर इसका लेंथ है, बताया था कि 16 का क्यूब याद रखिएगा। चाइना का सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी में 5 टोटल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ बोला जाता है मैकमोहन लाइन है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारा देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन टच करता है। टोटल यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, ओके। तो 5 स्टेट यूटीज यहाँ पे टच करते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, रेड क्लिफ लाइन है, इतना किलोमीटर यानी कि 32-23 किलोमीटर लेंथ है। नेपाल देख लीजिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम टच करते हैं इसको, 1751 किलोमीटर इसका लेंथ है। म्यांमार का देख लीजिएगा, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश, इसका बाउंड्री लगता है 1647 किलोमीटर इसका लेंथ है। भूटान का देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा लगता है। ट्रीटी ऑफ सिंचू याद रख लीजिएगा, सिंचुला है 1865 का, जो कि हुआ था इंडिया भूटान के बीच में, 699 किलोमीटर लेंथ है। अफगानिस्तान के साथ देख लीजिएगा, लद्दाख ठीक है के साथ सीमा इसका लगता है अफगानिस्तान का, जो कि देख लीजिएगा डायरेक्ट बाउंड्री ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बट जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है उससे हमारा बाउंड्री लगता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, कोई कभी किसी को लगता है मैप में कि अफगानिस्तान टच नहीं करता, लेकिन करता है। 104 किलोमीटर लेंथ है हमारा। डूरंड लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो कि
93 में डिमार्केट किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा दोनों। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। मैप में यहाँ पे डाल दिया हूँ, तो जितने भी आपका बॉर्डर स्टेट्स हैं यहाँ पे हैं वो सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको बताया था कि बांग्लादेश है, यहाँ पे नेपाल, चाइना, भूटान, इधर पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, इधर म्यांमार है। ओके, तो सभी आप लोग स्टेट देखते चलिए। तिब्बत कहाँ गया भाई? तिब्बत जो है से अब कंट्रोल में है चाइना के। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई या फिर कार्डामम हिल्स। तो ये चार आपको देखने को मिलेगा, जिसको कौन साउथ से जो है वेस्ट में आप नॉर्थ से साउथ में इसको अरेंज करना है। इस वेस्टर्न घाट के पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको अरेंज करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले देखिए जो मैप में पहले दिखाता हूँ, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलेगा। नीलगिरी माउंटेन है, उसके बाद आता है अनामलाई आता है, और फिर कार्डामम हिल्स देखने को मिलेगा। तो ये सब देख लीजिएगा, ऑर्डर लगाइएगा तो आपको बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा, सह्याद्री पहले था, नीलगिरी आया था, अनामलाई आया था और कार्डामम हिल्स आया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। आइए डिटेल में देख लेते हैं इसको। देखिए जो वेस्टर्न घाट आप लोग देखते हैं, ये जो है आपको वेस्टर्न कोस्ट भारत का है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, और 6 स्टेट से ये गुजरता है। कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा है, केरला और तमिलनाडु है। तो ये सबको ध्यान रखिएगा। टोटल 6 स्टेट से जो है वेस्टर्न घाट गुजरती है। ईस्टर्न घाट जो है कितने स्टेट से होकर गुजरती है ये बताइएगा। आज तो वेस्टर्न घाट का मैं पूरा खात्मा कर दिया हूँ, खात्मा नहीं बोल सकता हूँ। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बन जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ऑर्डर अगर देख लीजिएगा तो सह्याद्री आता है, जो कि महाराष्ट्र में स्टेट है इसका। नीलगिरी देख लीजिएगा, ये जो ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है ना, जो कि कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहीं पे मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। अनामलाई केरल में देखने को मिलेगा, और कार्डामम हिल जो है केरल में देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर हो चुका है, आंसर मिल गया होगा। अब देखिए कुछ मेमोरी के लिए याद रखिएगा, जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का वो जो है अनाईमुड़ी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 2695 जो है मीटर इसका लेंथ है। देखिए किलोमीटर डाल के रखा। और ये जो है अनामलाई हिल का ही हिस्सा है। हाईएस्ट पीक अगर नीलगिरी हिल का पूछेगा तो डोटा बेटा लगाइएगा। 2637 जो है मीटर इसका हाइट है। किलोमीटर से हटा दूंगा पीडीएफ में। बाकी कमेटी वेस्टर्न घाट में बना था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एम गडगिल कमेटी 2011 का है, और के कस्तूरीरंगन कमेटी है 2013 का। तो कमेटी थे जो कि कंजर्वेशन की बात करते थे वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। तो जो गडगिल कमेटी था वो जो रिकमेंड किया था 64% एरिया को जो है वेस्टर्न घाट का इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करने के लिए बोल दिया था। लेकिन अगर 64% बोल दिया, 50% ज़्यादा हो जाता, लगभग 70% के आसपास था। तो उतना अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित हो जाता है तो बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क जो है रुक जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो बोला गया था के कस्तूरीरंगन कमेटी के द्वारा कि नहीं भाई उतना नहीं, 30% जो 7 एरिया है वेस्टर्न घाट का उसको इको सेंसिटिव जोन आप लोग घोषित कीजिए। ठीक है, उतना कीजिएगा तो ज़्यादा हम लोग को नुकसान हो जाएगा, हम लोग डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग रह जाएंगे। तो दोनों का रिपोर्ट का याद रखिएगा। अब देखिए करंट अफेयर कॉर्नर में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जो एम गडगिल थे वो जैसे इनका भी हाल ही में जनवरी 2026 में इनका देहांत हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर में अंदर जाके 2 साल पहले पूछ सकता है, क्योंकि न्यूज में थे। इनको जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2024 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। रटने में तो ईजी रहेगा, रटना मतलब रटना थोड़ी पड़ेगा भाई। और रिलेटेड है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा वही इसको देगा। ठीक है, यूएनईपी याद रखिएगा। और अभी इंपॉर्टेंट है, चैंपियन ऑफ जो अर्थ अवार्ड 2025 जो दिया गया है वो सुप्रिया साहू को दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? जो प्लास्टिक रिड्यूशन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और कूल रूफ सिस्टम के लिए दिया गया है। इनके बारे में देख रहा था, मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा। तमिलनाडु बेस्ड जो है तमिलनाडु कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, और ये जो है बाकी चीज़ समझ में आ गया होगा। जो कूल रूफ का कॉन्सेप्ट है, ये क्या किए थे कि जो बाहर का जो छत होता है उसको कैसे पेंट किया था? व्हाइट से। और व्हाइट आपको पता है जो है रिफ्लेक्टर होता है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट किया था, जिससे 5 से 8% जो है हीट जो है कम हो गया था। ओके, दूसरा बात है क्या किए थे कि जो घर मतलब अगर आप लोग बनाते हैं तो ऐसा डिजाइन बनाए थे जो है ज़्यादा उसका एरिया निकला रहे, पोर्च एरिया निकला रहे, और उसके बाद जो है छाया रहे, और उसके बाद जो है हवा आएगा तो जैसे काफ़ी वेंटिलेशन से हवा आएगा तो ऐसे कूल रहेगा। तो इस तरह का जो है कूलिंग का सिस्टम इनके द्वारा दिया गया था, जो कि नेचुरल तरीका से था, कुछ इसमें एक्स्ट्रा हमें खर्चा नहीं करना था। ऐसे तो एसी लगा लेते हैं। तो ये जो शानदार काम किया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, इसीलिए इनको जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। तो नाम याद रखेगा सुप्रिया जी को। जिसका नाम सुप्रिया होगा तो उनको तो याद ही रहेगा। चलिए, मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द अरबियन सी? इनमें से कौन सी जो नदियां हैं वो जो ऐसे नदी है वो अरबियन सी में नहीं गिरती है? कृष्णा,
साबरमती, तापी या फिर नर्मदा। अच्छा, नर्मदा तापी के बारे में तो आपको पढ़े होंगे, ये जैसे रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इतना तो पढ़े होंगे आप लोग। तो दो अगर पढ़े होंगे तो कहानी आपका ऐसे ही होगा, साबरमती गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में होता है। तो आंसर तो आपका ऐसा भी मिल जाता। उतना रटना नहीं होता है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते चलना है, लोड लेके नहीं पढ़ना है भाई। लोड लेके पढ़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, रट्टा मारला नहीं होगा, समझ के चलना होगा। सारे ऑप्शंस को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा अभी, और उसके अलावा भी कुछ कुछ ऑप्शंस मतलब यहाँ पे रिवर्स डाल दिया हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है नदी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। उसके बाद भीमा देख लीजिएगा, तुंगभद्रा, याद है ना विजयनगर एम्पायर, तो तुंगभद्रा नदी किनारे था। तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा रिवर के सहायक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मालप्रभा, घाटप्रभा एंड मूसी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक्चुअली में ये सब जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से लेफ्ट बैंक और राइट बैंक करके डाल दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में बाकायदा देता है कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो घाटप्रभा है, मूसी है और भीमा है, डाल देगा। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भीमा जो है लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों में गड़बड़ हो सकता है, इधर उधर करके दे देगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नर्मदा रिवर है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश निकलती है। अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है जो कि झारखंड में भी आती है, क्या नाम है उसका? सोना चांदी, बताइए। अरबियन सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर फ्लो करती है। तवा है, दूधी है, उरी है, ओरसांग है, हिरन है और फिर बरना है, ये सब कुछ इसके सहायक नदियां हैं। तापी देख लीजिएगा, सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है, अरबियन सी में ड्रेन करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर फ्लो करती है। पूर्णा, गिरना, बंजारा, अनेर, गोमाई, वागरी और बोरी, ये सब कुछ की सहायक नदियां हैं। साबरमती देख लीजिएगा, साबरमती भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, क्योंकि अरावली वाले मुद्दे को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और अलावरी हिल से ही साबरमती जो से रिवर निकलती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अरबियन सी, पता है ना अभी अरावली वाला के लेकर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो 100 मीटर जो हिल है अरावली, उससे कम अगर कोई हिल है तो उसको अरावली पर्वत श्रृंखला का पार्ट नहीं माना जाएगा, तो उसको ढहा जाता और काफ़ी ज़्यादा जैसे खनिज वहाँ से निकाला जाता, ये बोला जा रहा था। तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक खतरा था। तो जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया से इसका प्रोटेस्ट हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलना पड़ा था। तो ये कुछ मुद्दा आपको पता था, काफ़ी ज़्यादा यह टॉक ऑफ द टाउन रहा था इंडिया में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। राजस्थान और गुजरात से होकर यह बहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, वाटेक, वकई, हरनव, सेई, मांझम और मेसवा, ये सब कुछ जो है इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी देख लीजिएगा, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी हिल्स महाराष्ट्र से निकलती है, 1465 किलोमीटर इसका लेंथ है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी, बड़ी नहीं लंबी नदी है। बे ऑफ बंगाल को देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर यह बहती है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंझरा, पूर्णा, सबरे और प्रवरा, ये सब कुछ की सहायक नदियां हैं। प्राणहिता, मंजारा और इंद्रावती, ये सब तो भूलेगा मैं, ये सब ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कावेरी, इसको गंगा ऑफ द साउथ इंडिया कहा जाता है। ब्रह्मगिरी हिल्स महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल में ड्रेन करती है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर यह बहती है। हिमावती, सिमसा, अक्रावती, काबिनी, कबानी और भवानी, ये सब इससे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हो चुका है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो होता है दक्षिण गंगा, एक होता है दक्षिण भारत की गंगा, दोनों बकायदा वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा। दक्षिण गंगा पूछेगा, गोदावरी लगाइएगा। नासिक महाराष्ट्र में आपको पता होगा, कुंभ का मेला भी इसी नदी के तट पे लगता है। तो ये चीज़ हो गया साउथ की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो आपको दूसरा चीज़ लगाना है। दोनों एग्जाम में कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्वेश्चन बन चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो सावर्स आर कॉमन फेनोमेना इन व्हिच स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, तो आपने पढ़ा हुआ तो इसका आंसर कीजिए जरा। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु या फिर केरल या फिर कर्नाटका। तो जो मैंगो सावर्स देखने को मिलता है वह केरल और कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। और केरल और कर्नाटक में एक और देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्लॉसम सावर्स। ब्लॉसम सावर्स भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये जैसे प्री मानसून रेंस होते हैं, आपको पता होगा ना, जब बारिश जब होने से पहले, यानी कि जब मानसून आता है उससे पहले जो ऐसे सब कुछ बारिश देखने का आपको मिल जाएगा। जबकि जब मैं छोटा था तो मुझे याद आता है कि काफ़ी आंधी तूफान धूल आता था, पानी आता था, तो हम लोग जैसे बगीचा में चले जाते थे आम चुनने। तो ये सब कुछ प्री मानसून आता था, तो मुझे अभी भी याद है। तो वो सब जो आंधी तूफान तरह से आता था नाम, वही जो है ये सब चीज़ नाम है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। और हमारे झारखंड में इसको क्या बोलते हैं, तो नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी बोला जाता है। तो हमारे सिर्फ झारखंड नहीं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता है कि इसको इसी नाम से जाना जाता है। क्लियर है। ब्लॉसम सावर्स जैसे कि मैं बताया था अभी, ये केरल और कर्नाटका का है। और मैंगो सावर्स भी जो है कर्नाटक और केरल में ही है। वैसे साउथ इंडिया में बोला जाता है कि मैंगो सावर्स आता है। क्लियर, ये सब प्री मानसून रेन से, इसके बारे में याद रखिएगा। ब्लॉसम सावर्स क्यों नाम दिया गया है, जब कॉफी समय फूल लगता है ना, तो उस समय जैसे सावर आता है, जो कि उसके ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये सावर। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग।
अब मानसून पैटर्न में दो चीज़ याद रखना है। एक तो है साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से सितंबर यही रेनी सीजन के टाइम में आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून से ही वर्षा होती है। और झारखंड जी के में आप लोग पढ़े होंगे कि झारखंड में सबसे वर्षा किससे होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून के चलते ही होती है। तो ये रेनी सीजन के टाइम में होती है। और एक आता है नॉर्थ वेस्ट मानसून, इसको रिटरीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून भी आप लोग बोलते हैं। ये अक्टूबर दिसंबर में देखने को मिलेगा, जिसके चलते तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश इस यानी कि साउथ इंडिया वाले पार्ट में बारिश होती है रिटरीटिंग मानसून के चलते। तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा। और मानसून जो है एक अरबिक वर्ड है ना, अरेबिक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप की क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। कैसा लगता है जरूर बताइएगा। पीडीएफ लिंक जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा भैया, दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।